नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 से 111 तक में संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। संसद की विधायी प्रक्रिया में हम जानेंगे कि संसद में कैसे कानून बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग यथा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भाग लेते हैं दोस्तों। जब किसी कानून का प्रारूप या मसौदा संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक यानी कि बिल कहते हैं। विधेयक को कोई कानूनी बल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है तब उसे अधिनियम यानी कि एक्ट या विधि यानी कि लॉ कहते हैं और उसे विधिक बल प्राप्त हो जाता है दोस्तों। विधि निर्माण के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद के समक्ष लाया जाता है। विधेयक को पेश करने वाले व्यक्तियों के आधार पर विधेयक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सरकारी विधेयक और नंबर दो गैर सरकारी विधेयक। जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और जब विधेयक संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है दोस्तों। विधेयकों को पारित करने के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर विधेयकों को पारित करने के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर उसे चार वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर एक साधारण विधेयक, नंबर दो धन विधेयक, नंबर तीन वित्त विधेयक और नंबर चार संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, मतलब विधेयक कैसे पारित किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर एक धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक संसद के किसी सदन में आरंभ हो सकता है। नोट: धन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। नंबर दो दोनों सदनों की सहमति के बिना कोई विधेयक पारित नहीं समझा जाएगा दोस्तों। तो विधेयक को पारित होने के लिए जरूरी है कि उस पर दोनों ही सदनों की सहमति हो। नंबर तीन संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण रद्द नहीं होगा दोस्तों। संसद में लंबित विधेयक दोनों सदनों के सत्रावसान के कारण रद्द नहीं होगा। और नंबर चार राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर रद्द नहीं होगा दोस्तों। विधेयक पारित किए जाने की प्रक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों विधेयक पारित किए जाने की प्रक्रिया क्या है। तो देखते हैं इसमें संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक और पारित किए जाने की प्रक्रिया। संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक और पारित किए जाने की प्रक्रिया के अनुसार विधेयक को दो वर्गों में, नंबर एक सरकारी विधेयक तथा नंबर दो गैर सरकारी विधेयक के रूप में विभाजित किया गया है। तो नंबर एक हम लोग पढ़ेंगे पहले सरकारी विधेयक। अनुच्छेद 107 के अनुसार सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। नंबर का है दोस्तों विधेयक का प्रारूप तैयार करना। तो सबसे पहले विधेयक का प्रारूप तैयार होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। जब सरकार के समक्ष कोई विधायी प्रस्ताव आता है तब
संबंधित मंत्रालय उसके राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य परिणामों की जांच करता है और आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्रालयों से भी परामर्श लिया जाता है। प्रस्ताव के विधिक और संवैधानिक पहलुओं के संबंध में भी विधि मंत्रालय तथा महान्यायवादी से भी सलाह लिया जाता है। प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच के बाद उसे अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के समक्ष रखा जाता है। कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सरकारी प्रारूपकार विभागीय विशेषज्ञ तथा अधिकारियों की सहायता से प्रस्ताव को विधेयक का रूप दिया जाता है। विधेयक के तैयार होने के बाद संबंधित मंत्री विधेयक को सदन जिसमें विधेयक पेश किया जाना हो, पेश करने के लिए सभापति या अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने के लिए 7 दिन पूर्व सूचना देता है तथा सदन के महासचिव को विधेयक की 2 प्रतियां भेजता है। जब महासचिव द्वारा विधेयक को पूर्ण पाया जाता है, तब उसे सभापति या अध्यक्ष द्वारा निश्चित की गई तिथि की कार्यसूची में शामिल किया जाता है। विधेयक पेश किए जाने के 2 दिन पूर्व विधेयक की 2 प्रतियां सदस्यों को दी जाती हैं। दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे वाचन। वाचन क्या होता है, चलिए जानते हैं। किसी विधेयक का सदन में 3 बार वाचन होता है। विधेयक तैयार हो गया है, अब सदन में वाचन होगा उसका, और 3 वाचन होता है। प्रथम वाचन में विधेयक को पेश किया जाता है। प्रथम वाचन विधेयक को पेश करना। द्वितीय वाचन प्रवर समिति के पास जाता है, बहस होती है और उसमें संशोधन होता है, और तृतीय वाचन में उस पर मतदान होता है। दोस्तों, पहले सदन में बहुमत से पारित विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन से गुजरता है। दोस्तों, दोनों सदनों द्वारा तीनों वाचनों से गुजरने के बाद बहुमत द्वारा पास विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि उस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, वह अधिनियम यानी कि एक्ट बन जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में बुलाया जाता है। नंबर 1, दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार करने पर। नंबर 2, यदि संशोधन से दोनों सदन असहमत हो जाते हैं तब। और नंबर 3, यदि दूसरा सदन विधेयक को अपने पास 6 महीने से अधिक समय रखे रहता है तब। इन 3 कंडीशनों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दोस्तों, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसमें मतलब संयुक्त बैठक में विधेयक पर मतदान कराया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण विधेयक उसी के पक्ष में जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सीधी सीधी बात है। नंबर 1 पॉइंट, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। और नंबर 2, धन विधेयक लोकसभा में पारित करके राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति से 14 दिन की अवधि के भीतर
विधेयक को अपनी सिफारिश सहित लौटा देगी। राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है दोस्तों। नंबर 3, यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मान लेती है तो धन विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। नंबर 4, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को, नंबर 4 फिर से पढ़ रहा हूँ दोस्तों, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाएगा जैसा कि लोकसभा ने पारित किया था। नंबर 5, यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए धन विधेयक भेजा जाता है फिर से पढ़ रहा हूँ दोस्तों, यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए धन विधेयक भेजा जाता है और राज्यसभा उसे 14 दिन की अवधि के भीतर नहीं लौटाती तो इसके बाद धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह कैसे पता चलेगा, यह चीज़ इस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाएगा जब नंबर 1, वह किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन से संबंधित हो। मतलब कोई विधेयक अगर किसी कर के अधिरोपण से, उत्सादन से, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन से संबंधित है तब वह धन विधेयक है। नंबर 2, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो। नंबर 2 है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित विधेयक धन विधेयक होगा। नंबर 3, वह भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि या किसी अन्य निधि से संबंधित हो। मतलब कोई विधेयक अगर भारत की संचित निधि से संबंधित है, आकस्मिकता निधि से संबंधित है या किसी अन्य निधि से संबंधित है तब वह धन विधेयक होगी दोस्तों। नोट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। तो कैसे करते हैं, जो विधेयक धन विधेयक रहता है उसके ऊपर लोकसभा अध्यक्ष लिख देते हैं कि यह धन विधेयक ही है। अनुच्छेद 111 है, विधेयकों पर अनुमति। यह क्या चीज़ है, चलिए जानते हैं। कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति और उसके हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक अधिनियम बनते हैं दोस्तों। तो विधेयकों की अनुमति का मतलब यह है कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लास्ट में आता है, वह चीज़ अनुच्छेद 111 में लिखी गई है दोस्तों। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति और उनके हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक अधिनियम बनते हैं। साधारण विधेयकों को राष्ट्रपति संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास आए विधेयक को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे गैर सरकारी विधेयक के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जो विधेयक मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त संसद के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में पेश किया जाता है
उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं दोस्तों। गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को 2.5 घंटे का समय निश्चित किया गया है। गैर सरकारी विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। गैर सरकारी विधेयक पेश करने से पहले अगर राज्यसभा में पेश करना है तो सभापति से, और अगर लोकसभा में पेश करना है तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को 1 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है दोस्तों। विधेयक को 1 माह पूर्व सचिवालय में जमा किया जाता है। विधेयक को 1 माह पूर्व सचिवालय में जमा किया जाता है और विधेयक पेश करने के कारणों तथा उद्देश्यों को उसमें संलग्न करना पड़ता है दोस्तों। सचिवालय विधेयक की जांच करता है तथा उसके शब्दों को शुद्ध करने में प्रस्तावक की मदद करता है। फिर एक समिति गठित की जाती है जो विधेयक की सिफारिश करे। शेष सारी प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।